चलो भाई, क्या किया बेटा? ओके चलो, तो लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व किए थे अब तो कहाँ तक कनिश प्रेजेंटेड अप टू 14। ओके ना, नेक्स्ट 15 नंबर वाला जो सेक्शन फॉर्मूला वाला था जो हमने नहीं करवाया था, तो अभी करवा देते हैं। ओके, एक्सरसाइज 10.2, ये जो एक्सरसाइज है उसके अंदर वेक्टर स्केलर, उसके लिए देन कोलिनियर, ओके, अभी डायरेक्शन कोसाइन था लास्ट टाइम, एंड देन अभी जो आने वाला है वो सेक्शन फॉर्मूला। फाइंड अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R which divides the line joining two points A, P and Q, whose position vector। ओके, तो डायरेक्टली आंसर से स्टार्ट करें। लेट OP, P के लिए एक पोजीशन वेक्टर आपको दिया है, मैंने नाम दिया है OP, वो है I प्लस 2J एंड पीछे है माइनस K। एंड वैसे ही Q के लिए आपको दिया हुआ है वो है OQ। ओके, कोई एग्जाम ऐसा कुछ चल रहा है अभी, ऐसा है कुछ कोई सब्जेक्ट में प्लस J एंड यहाँ पर प्लस K? केमिस्ट्री की एग्जाम ऐसा कुछ था अभी? हो गई तो कंप्लीट तो हो चुका है ना ये सब तो? यस सर, 15 मिनट की थी। ओके, तो ठीक है। चलो, तो P एंड Q के लिए आपको पोजीशन वेक्टर दिए थे, एक पॉइंट के लिए दिए हो, तो हम क्या ले लेंगे ओरिजिन से, OP OQ। और R के लिए हमें फाइंड करना है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। फर्स्ट है जो वो इंटरनली है, वो इंटरनली है 2/1 का इंटरनली। ओके, एंड देन सेकेंड वाला जो है नंबर 2 वो है एक्सटर्नली। आपको लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला बताया था। ओके, इंटरनली के लिए प्लस करना होता है और एक्सटर्नली के लिए माइनस करना होता है। ओके, और जो डिवाइड कर रहा है वो वाला पॉइंट है R, तो उसके लिए मैं लिखूंगा OR। ओके, ऐसा होता है भाई, इंटरनली के लिए P यहाँ पर, Q यहाँ पर, और बीच में कहीं पर R, और यहाँ पर वो वाला रेशियो 2:1। तो 2 के साथ OQ आएगा। देखो भाई, 2 है रेशियो में 2, उसके साथ Q वाला वेक्टर वो है OQ प्लस 1 है, और उसके साथ OP डिवाइड बाय 2 प्लस 1 रेशियो का एडिशन। सेम थिंग एक्सटर्नल में, बट वो पॉजिटिव की जगह माइनस, बस उतना है। 2OQ बीच में प्लस की जगह माइनस, 1OP 1OP एंड डिवाइड बाय रेशियो जो भी है उसका सब्ट्रैक्शन 2 - 1। बस वैल्यू रख लेनी है और सॉल्व करना है। चलो थोड़ा डायरेक्टली लिखे, OQ को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये वाले को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा -2i, सेकेंड वन प्लस 2j एंड लास्ट वन प्लस 2k। 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत होती नहीं है, डायरेक्टली OP लिखना है I 2j एंड -k। नीचे 2 + 1 मतलब 3, वो 3 मैंने चलो बाहर लिख लिया। अब डायरेक्टली -2i प्लस i मतलब -i, प्लस 2j मतलब प्लस 4j, एंड लास्ट में प्लस 2k माइनस के मतलब प्लस k। ये हो जाएगा हमारा सेक्शन फॉर्मूला। और इस सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से जो वेक्टर R है, ओके, पॉइंट R के लिए वो डिवाइड कर रहा था वो वाला वेक्टर, ये सेम थिंग आपको ये वाला कर लेना है, आपको आ जाएगा। ठीक है,
तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। फॉर्मूला आना चाहिए, बाकी तो एडिशन सब्ट्रैक्शन है। चलिए ये था 15। नेक्स्ट है नंबर 16। नंबर 16 इसके जैसा ही है, वो भी आपको होमवर्क में करना है, बट देखो क्या है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। यहाँ पर वो आर के लिए था, यहाँ पर वो मिड पॉइंट के लिए ज्वाइनिंग द पॉइंट P234 है। पॉइंट P234 है, तो उसके लिए एक वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर OP। वो हो जाएगा 2i, ओके 2i, सेकेंड वन 3j एंड लास्ट वन 4k। एंड सेकेंड वन पॉइंट क्यों दिया हुआ है, वो है 4 1 -2, तो उसके लिए वेक्टर बनाए तो OQ हो जाएगा, वो है 4i, फिर होगा प्लस 1j, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, देन -2k। हमें मिड पॉइंट है, मतलब रेशियो वो 1/1 होगा, और वो वाला हम ले लेंगे पॉइंट R। तो हमें पॉइंट फाइंड करना है वेक्टर OR, इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, OQ प्लस OP डिवाइड बाय 2। ओके, मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया था वैसे, यहाँ बाकी ये रेशियो के हिसाब से ही है, 1 1 होता है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ओके, और नीचे 1 + 1 2। आगे खुद सॉल्व कर लेना है। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे जाएंगे। ये था 16 नंबर वाला, डाउट है तो बोलो, वरना आगे जाए नंबर 17। नहीं है, चलिए नंबर 17 में, सो दैट द पॉइंट्स ABC विद द पोजीशन वेक्टर, A के लिए, B के लिए एंड C के लिए आपको पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। तो देख लो, डायरेक्टली आंसर से स्टार्ट करें, मतलब 3 पॉइंट दिए हुए हैं, समझ लो ऐसा, और वो वाले पॉइंट्स किसके लिए है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो जो पॉइंट A है उसके लिए एक वेक्टर दिया हुआ है, उसका नाम स्मॉल a है, वेक्टर A स्मॉल, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो उसके इक्वल टू है ऐसा 3i -4j -4k। ठीक है, नेक्स्ट है B, ओके, उसमें स्मॉल b दिया हुआ है वेक्टर, चलो वो हो जाएगा 2i - j + k, 2i - j + k। लास्ट में पॉइंट C जो होता है वर्टाइसिस C, उसके लिए वेक्टर C स्मॉल दिया हुआ है, i -3j एंड -5k। चलिए अब हमें प्रूव करना है राइट एंगल ट्राइंगल के है। अब देखो ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल, मान लो कि अभी ऐसा है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, कुछ भी हो सकता है, मैंने ऐसे ही ले लिया। तो एक वेक्टर निकलेगा वो AB होगा, एक वेक्टर निकलेगा वो BC होगा, और एक वेक्टर निकलेगा वो एक AC होगा। ओके, बट राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब हमें पाइथागोरस का यूज तो करना ही है। तो ये जो वेक्टर है AB, तो A एंड B के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ये वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो AB मैग्नीट्यूड मतलब ये डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ये BC वाला जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे, मतलब डिस्टेंस बिटवीन B एंड C। वैसे ही सेम फॉर A एंड C, तो हम पहले वो फाइंड कर लेंगे, AB BC एंड AC। ओके, AC फाइंड करो या CA फाइंड करो, दोनों चलेगा। चलो AB प्लस यहाँ पर वो हम AC ही लेंगे, ओके, ट्राइंगल लो के हिसाब से AB + BC = AC, ट्राइंगल लो के हिसाब से। ओके, तो चलिए पहले एक वेक्टर निकाले AB, हेड माइनस टेल मतलब B - A, देखो डायरेक्टली B - A, 2i - 3i मतलब -i, -j + 4j मतलब +3j, एंड प्लस के +4k मतलब +5k। ठीक है भाई, नाउ सेकेंड वन हो जाएगा हमारे लिए B to C BC, C - B, i - 2i मतलब -i, -3j + j मतलब -2j, -5k के मतलब -6k, एंड लास्ट में AC। ओके, हमें नहीं पता है कि ऐसा होगा, बट हमने ऐसे फाइंड किया क्योंकि हम लास्ट में तो मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं। अब वो AC होगा कि CA होगा, उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा। AC मतलब C - A, i - 3i मतलब -2i, -3j + 4j मतलब +j, -5k प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा -k। अब हर एक का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ AB, ओके, और वो हो जाएगा √(-1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो कितना आंसर आएगा भाई, √35।
ओके, नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ BC अंडर रूट ऑफ 1 to 6, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 36, आंसर है रूट ऑफ 41। लास्ट में वेक्टर AC के लिए मैग्नीट्यूड निकलेगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 + 1 मतलब 6। तो इन तीनों को मिला हुआ तो मैक्सिमम है 41, मतलब उसका स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के साथ एडिशन में होगा। तो यहां से लिख सकते हैं BC का स्क्वायर मतलब 41 ओनली इज इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर करके एडिशन AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, हो गया ना। तो 41 इज इक्वल टू 35 + 6 होता है। अब ये पाइथागोरस वाला है, दैट मींस जो भी हमें वर्टाइसिस दिए हुए हैं वो किसके हो जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के। वो एक लाइन आपको लास्ट में लिख देनी है, ठीक है। तो चैप्टर वेक्टर वाला चल रहा है, इसीलिए वेक्टर का यूज करना है। बाकी डायरेक्टली हम ABC के पॉइंट्स दिए हो तो आप लिख सकते हो। ओके, चलिए, ये था नंबर 17। लास्ट में है 2 MCQ, नंबर 18 एंड नंबर 19। चलिए, नंबर 18 जो है उसमें एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है। चलिए पहले मैं वो ड्रॉ कर लूं। तो ऐसा ट्राइंगल है और यहाँ पर B है, यहाँ पर ये यहाँ पर है, तो ये है A B एंड C। अब ट्राइंगल लो के हिसाब से हम लिखने बैठे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर AB उसका एडिशन प्लस वेक्टर BC के साथ इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर AC। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। बट जो चारों ऑप्शन दिए हैं उसमें ऐसे आंसर नहीं दिए, सब कुछ LHS में लिखकर आपको दिया हुआ है। तो ये वाला AC यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए क्या हो जाएगा, AB प्लस BC एंड माइनस AC इज इक्वल टू 0, और 0 वेक्टर भी आप लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब क्वेश्चन में क्या है, फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब ये तो सही है, ओके, मतलब ये हमारा आंसर सही है। अब AC की जगह मुझे CA लिखना हो तो प्लस की माइनस की जगह क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो AB प्लस BC, ये माइनस था उसकी जगह प्लस होगा तो AC का क्या हो जाएगा, CA। ये भी हम लिख सकते हैं, तो ये भी सही है। तो कौन से ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर C है, AB BC और CA, AB BC C, ये वाला ऑप्शन A है। अब बाकी बचेंगे 2 ऑप्शन, उसमें से कौन सा रॉन्ग है वो हमें फाइंड करना है। तो AB BC एंड माइनस AC, AB BC माइनस AC, AB BC माइनस AC, तो ऑप्शन B एंड ऑप्शन C तो सेम जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। देखिए ऐसा है, एक मिनट, जूम करना पड़ेगा। AB BC CA, ओके ठीक है। सेकंड ऑप्शन है B, AB BC माइनस AC। B एंड C तो दोनों सेम है, B एंड C ये दोनों सेम ऑप्शन क्वेश्चन में दिए हैं। ओके, आपकी टेक्स्ट बुक में भी देख लेना सेम ही है कि नहीं है। एंड लास्ट में जो D ऑप्शन है ऐसा है। हाँ, CA और AC दोनों अलग अलग है। CA और AC ऑप्शन Yes, sir. B एंड C सेम नहीं है। सर B के अंदर AC है और C के अंदर CA है। ओके ओके, चलिए, तो मेरी टेक्स्ट बुक में वैसा है, तो ये ऑप्शन B है आपका, ठीक है ना, AC वाला ऑप्शन B। सर मेरे टेक्स्ट बुक में सेम है। हाँ, तो मेरे टेक्स्ट बुक में भी वैसा ही। चलिए, AB प्लस BC एंड यहाँ पर क्या है भाई, CA है इज इक्वल टू 0। Yes, sir. तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग होगा क्योंकि CA के लिए प्लस होना चाहिए बट CA के लिए माइनस आ रहा है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। लास्ट में D ऑप्शन जो है उसमें ऐसा दिया है, AB माइनस CB प्लस CA इज इक्वल टू 0। ये तो सही है क्योंकि BC की जगह हम माइनस CB लिख सकते हैं, तो ये सही है। तो हमारा आंसर क्या है, जो गलत है वो हमारा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। चलिए, समझ में आ गया होगा। लास्ट नंबर 19 है, ओके, जिसके अंदर A एंड B आर टू कोलिनियर वेक्टर। चलिए, A एंड B कोलिनियर वेक्टर है तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं हम, कोलिनियर के लिए क्या प्रूव करना था, याद करो। A वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा B वेक्टर। A इज इक्वल टू लेमडा B, ओके, वेक्टर A इज इक्वल टू लेमडा B, या फिर उसका उल्टा, मतलब कुछ भी हो सकता है। B वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा A, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है ये वाला, ये ऑप्शन, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 10। सर इनकरेक्ट पूछा है।
फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। ओके, तो चलो ये तो सही निकला, तो ऑप्शन नंबर बी में जाएंगे। चलिए, तो जिसके अंदर सेकंड वाले में आपको a इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी दिया है, तो आप देखो लेमडा की वैल्यू +1 या फिर -1 ले सकते हैं, तो यहाँ पर वैसा है +1 या -1 हम ले सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, respective components of A and B are not proportional, and last में both the vectors A and B same direction but different magnitudes. Okay, चलिए, तो which of the following is are incorrect? C है and last में D है। अब देखो C ऑप्शन है वो क्या बता रहा है आपको, A and B are not proportional। ओके, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो ऐसे कि मान लो एक वेक्टर A है ऐसा I प्लस जे प्लस के, एंड B मान लो ऐसा है 2i प्लस 2j प्लस 2k। तो हमने आपको क्या बताया था कि B इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2a, लिख सकते हैं भाई B इज इक्वल टू 2a, इससे मल्टीप्लाई करो तो ये मिल जाएगा हमें। अब ऐसा ही कोई वेक्टर C हो 3 वाला मान लो, तो C इज इक्वल टू 3a, तो ये कुछ ना कुछ प्रपोजनल है, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो हम प्रपोजनल ए लिख सकते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, तो सी ऑप्शन वैसा हमें बता रहा है, एंड इज ऑप्शन ऐसा है नॉट प्रपोजनल, बट क्या हो जाएगा, प्रपोजनल तो होगा ही होगा, तो ये वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। ए इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी, दैट मीन्स कि लेमडा की वैल्यू +1 भी हो सकती है -1 भी हो सकती है, मतलब ये सही है, ये भी सही है। एंड डी ऑप्शन देखो, ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन, तो ए वाले की डायरेक्शन देखो 1 1 1 सेम, बी वाले की डायरेक्शन देखो 2 2 2, मतलब सेम डायरेक्शन है। ओके, एंड मैग्नीट्यूड दोनों का डिफरेंट है, तो हाँ मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा √3 और ये वाले का हो जाएगा 4 + 4 + 4 मतलब 12, मतलब 2√3, तो दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, मतलब लास्ट वाला ऑप्शन भी सही है, तो ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाएगा, इज नॉट प्रोपोर्शनल वाला। ठीक है, तो ये होता है 19 नंबर एमसीक्यू। तो ये है एक्सरसाइज 10.2। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है 10.3, जिसके लिए हमें देखना है आपको उसकी थोड़ी सी थियरी पहले। ओके, बहुत सिंपल है एक्सरसाइज भी, एंड देन जाएंगे एक्सरसाइज 10.3 के अंदर। पहले थोड़ी बहुत थियरी, जो थियरी ऑलरेडी आप देख चुके हो फिजिक्स के अंदर। अब जो 10.3 है पूरी एक्सरसाइज वो बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। ओके, डॉट प्रोडक्ट या फिर जिसको आप डॉट प्रोडक्ट या जिसको आप स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, स्केलर। ऐसा क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट करने से मतलब ये वाला मल्टीप्लीकेशन करने से आपको आंसर एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, और कांस्टेंट वैल्यू को हम स्केलर वैल्यू भी बोल सकते हैं। ओके, कोई कांस्टेंट वैल्यू। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करनी है, उसके लिए दो वेक्टर, क्योंकि चैप्टर वेक्टर वाला है, तो दो वेक्टर आपको दिए होंगे क्वेश्चन में। तो मान लो दो वेक्टर है ए एंड बी, बोथ आर वेक्टर्स, तो इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट हमें निकालनी है। चलो मान लो a इज इक्वल टू हमने ले लिया अभी x1i x2j, चलो x1 y1 z1 ले लेते हैं, y1j z1k, एंड सेकेंड वन वेक्टर b है वो ले लेते हैं x2i y2j एंड z2k। तो दो वेक्टर आपको दिए होंगे और दोनों के बीच में मान लो कि हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो उसको डॉट से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। दो वेक्टर के बीच के अंदर वाला डॉट प्रोडक्ट मतलब जिसको बोला जाता है ए डॉट बी। तो कैसे निकालना है, तो निकालने के लिए एक फॉर्मूला तो है, बट नॉर्मल फॉर्मूला के हिसाब से हम उसका यूज हम नहीं करते। फॉर्मूला ऐसा है, ये फॉर्मूला है ए देन बी, ओके, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और उसके साथ आएगा कॉस थीटा। ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एक वेक्टर है और ये वाला वेक्टर है, मान लो ये वाला वेक्टर बी है, ये वाला एंगल बीच में थीटा है और ये वाला वेक्टर ए है। तो फॉर्मूला बेस्ड जाना हो तो जिसका हम यूज भी करते हैं कहीं ना कहीं, तो ये एक फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। बट जब क्वेश्चन आएगा और उसमें डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा,
तो हम ये वाले फॉर्मूले का ज्यादातर यूज नहीं करते। कुछ कुछ एग्जाम्पल ऐसे होंगे जिसमें हम ये वाला यूज करेंगे, बट जनरली नहीं। तो वो कैसे निकालते हैं हम, तो देखो वो कैसे निकालना है। तो ए डॉट बी, जिसके लिए ए मतलब आपके पास है, बी मतलब आपके पास है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब उसके लिए पहले आपको ये थोड़ा सा समझना है। एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या था, आई कैप, जिसका इसे पॉइंट लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो, 1,0,0। आपको जे के लिए लिखना हो, वो वाई एक्सिस के लिए है, तो आप लिख सकते हो 0,1,0। एंड के लिए लिखना हो तो आप लिख सकते हो 0,0,1। ओके, अब यहां से आप देखो आई डॉट आई करने वाले हम, आई डॉट आई क्या हो जाएगा भाई, आई डॉट आई। ओके, पहले देखो आई डॉट आई मतलब क्या हो जाएगा, ये 1,0,0 है, उसका मल्टीप्लीकेशन 1,0,0 के साथ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्टली लिखूं x1 x2 प्लस y1 y2 एंड प्लस z1 z2। ओके, मतलब जो x वाले होते हैं मतलब i के साथ उनका मल्टीप्लीकेशन, प्लस y के साथ जो होते हैं z के साथ उसका मल्टीप्लीकेशन, लास्ट में k के साथ होते हैं उसका मल्टीप्लीकेशन, और तीनों का एडिशन। एडिशन करोगे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, तो इसीलिए उसको बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट, मतलब आपको आंसर में एक स्केलर वैल्यू मिलती है। तो सेम थिंग यहाँ पर है, आई डॉट आई 1,0,0 के साथ 1,0,0 आएगा तो पहले 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। सेम थिंग फॉर जे इंटू जे, वो भी 1 हो जाएगा, एंड के इंटू के, वो भी क्या हो जाएगा 1। बट बाकी के लिए आप देखोगे आई डॉट जे, 1,0,0 इंटू 0,1,0, पहले के साथ पहला 1 इंटू 0,0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, मतलब तीनों का 0 ही होगा। तो सेम टू सेम ले रहे हो तो 1 1 आएगा डॉट में, बट डिफरेंट डिफरेंट ले रहे हो, जे के साथ के या फिर के साथ आई, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट लेने से आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है भाई, तो सेम टू सेम डॉट प्रोडक्ट में आंसर आपको 1 देंगे, और डिफरेंट डिफरेंट डॉट प्रोडक्ट में आपको आंसर क्या देंगे, 0। ये याद रखना है, या फिर समझ के याद रखो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वो 0 ही होता है। ठीक है भाई, और यहाँ पर जो थीटा लिखा है हमने, थीटा, वो थीटा जो एंगल है वो हाफ सर्कल, मतलब 0 से पाई वाला, तो थीटा की वैल्यू बिटवीन 0 से पाई हो सकती है, 0 से पाई। ओके, तो इतना हमें अभी याद रखना है, और यहाँ से थोड़े बहुत ऑब्जर्वेशन या फिर आप जिसको प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो। ए डॉट बी का कोई आंसर आपको मिला, वो आंसर क्या होता है, कोई रियल वैल्यू या रियल नंबर, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है या फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आप बोल सकते हो। ओके, देन हाँ, ए एंड बी, देखो नंबर 1 वेक्टर ए, अब यहां पर मैं थीटा की वैल्यू 90 ले लू, 90। ओके, थीटा की वैल्यू 90 ले लू तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी मॉड्यूलस ए मॉड्यूलस बी इज इक्वल टू कॉस 90, कॉस 90 मतलब आंसर क्या होता है भाई, 0। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो उससे उल्टा ए डॉट बी 0 मिल रहा है, तो ये ध्यान रखना सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी, जब भी डॉट प्रोडक्ट 0 हो, दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 है, दैट मींस ए एंड बी दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। कैसे समझ में आएगा आपको, परपेंडिकुलर है, थीटा इज इक्वल टू 90, यहाँ पर देखो थीटा 90, तो cos 90 आपको आंसर क्या देता है, 0। तो पूरा टर्म 0, तो पूरा टर्म 0 है किसके लिए, ए डॉट बी के लिए, तो ए डॉट बी 0 है, दैट मींस कि आपके लिए दो वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ। तो इतना हमें आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है नंबर 2, थीटा की वैल्यू मैं ले रहा हूं 0। ओके, थीटा इज इक्वल टू 0 जब भी हम लेते हैं, ये यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 मतलब π/2 है। अब थीटा इज इक्वल टू मान लो वो 0 है, थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मींस ए एंगल ही नहीं बनेगा, तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा हम लिख सकते हैं, थीटा 0 cos 0 1 आएगा, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी। ओके, तो ए डॉट बी एंड मॉड्यूलस ए डॉट मॉड्यूलस बी का आंसर सेम होगा, एट दैट टाइम थीटा का हो जाएगा 0। अब यहाँ पर एक नया यहाँ से एक फॉर्मूला बन के आएगा। ओके, तो वो बी की जगह में ए रखूं तो ए डॉट ए हो जाएगा, सामने भी मॉड्यूलस ए मतलब मॉड्यूलस ए का स्क्वायर,
तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला, मॉड्यूलस मतलब कोई भी वेक्टर का मॉड्यूलस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए। ये याद रखना, कहीं ना कहीं यूज करेंगे हम। बी की जगह मैंने ए रखा तो मुझे ए मिला। ओके, तो ये हो जाएगा नंबर 2। नाउ थीटा इज इक्वल टू पाई। थीटा इज इक्वल टू पाई मतलब एंगल पाई है। एक वेक्टर ये यहाँ पर जा रहा है, दूसरा वेक्टर भी यहाँ पर जा रहा है, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, पाई। ये जो वेक्टर बी है वो यहाँ पर है मान लो, तो ए एंड बी के बीच में एंगल जो बनेगा वो हो जाएगा पाई। ओके, तो कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। तो वो -1 आगे लगेगा, तो हमें ए डॉट बी इज इक्वल टू वो -1 आगे लिखना है ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहां से इतना पता चलेगा कि यहाँ पर एंगल कितना है, पाई है, मतलब ऑपोजिट, दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट है, वैसा हम यहाँ से देख सकते हैं। चलिए बाकी का इतना तो हो चुका है। नाउ हमें ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर फाइंड करने हो, तो यहाँ से फॉर्मूला है हमारे पास cos थीटा। नंबर 4, ये हमने क्या बात की, जनरल बात की कि 90 हो सकता है, 0 हो सकता है या 180 हो सकता है। अब बीच में कोई भी एंगल हो तो वो फाइंड करना हो, तो ये रहा cos थीटा का फॉर्मूला। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन ए एंड बी मतलब टू वेक्टर, वो फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड्यूलस ए मॉड्यूलस बी, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों वेक्टर का मॉड्यूलस का मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये भी सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। दो वेक्टर के बीच में आपको एंगल निकालना है, तो cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड्यूलस ए इनटू मॉड्यूलस बी। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टीज या ऑब्जर्वेशन। ओके, यहाँ पर आप ए डॉट बी फाइंड करो कि बी डॉट ए फाइंड करो, दोनों सेम होते हैं, ए डॉट बी या फिर बी डॉट ए। ऐसा क्यों, क्योंकि आप वैल्यू फाइंड करो तो दोनों की वैल्यू सेम होती है। ओके, तो ये भी थोड़ा बहुत याद रख लेना, क्योंकि जब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा, ये अभी डॉट है देन क्रॉस आएगा, तो क्रॉस में ये दोनों सेम नहीं होते, तो इसीलिए अभी एक डॉट में याद रख लो। फिर प्रॉपर्टीज है थोड़ी बहुत, प्रॉपर्टी 1 तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, वो तो ना देखे तो भी चलता है, चलो अभी इतना लिखा है तो लिख ही दे। इतना भी हम लिख सकते हैं, नंबर 5 ए डॉट बी प्लस सी। तो ये जो डॉट है वो दोनों के साथ जाएगा। ओके, तो ये तो नॉर्मल है, डायरेक्टली समझ में आ जाए वैसा। अब ये जाएगा सी के साथ। ओके, तो ये तो याद रह ही जाता है, मतलब याद रखने की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली याद है, रह ही जाएगा। देन नेक्स्ट है नंबर 5 के बाद नंबर 6। मान लो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को आप, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, उसको मैं ले रहा हूँ लेमड़ा, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वेक्टर के साथ, मतलब ऐसे लेमड़ा कोई कांस्टेंट वैल्यू है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वेक्टर ए के साथ, और देन उसका डॉट प्रोडक्ट बी के साथ ले, तो ये वाले का आंसर। देन यहाँ पर उसके आगे लेमड़ा इंटू ए डॉट बी, ये भी लिख सकते हैं, या फिर आपको लिखना हो ए डॉट लेमड़ा बी तो भी आप लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मतलब ऐसा हुआ कि डॉट प्रोडक्ट में कोई भी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करो तो वो वैल्यू आप बाहर रखो, किसी एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो तो भी चलेगा, उसका मतलब ये होता है। चलिए समझ में आ गया होगा इतना। तो एक्सरसाइज जो 10.3 है उसके लिए डॉट प्रोडक्ट है, ये सब चीजें आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है। ओके, एंड और एक लास्ट टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। ओके, तो चलिए इसके लिए मैं ये वाला निकाल ही देता हूँ। सर बोलो भाई। वो 19 नंबर में पीछे आंसर अलग दिया है। 90 मतलब 10.2 में क्या दिया है? बी सी डी तीनों दिए है। फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, बी सी डी इनकरेक्ट के लिए तो ऐसे तो ये इज इक्वल टू प्लस और माइनस भी ले ले तो एक तो सेम हो जाएगा और एक ऑपोजिट हो जाएगा, तो दोनों को कोलिनियर एक ही लाइन में है तो बोल सकते हैं अभी। चलिए वो देख लेंगे, देख लेते होगे ना, ठीक है। अभी तो चलो आगे जाते हैं, मैं देख लेता हूँ Okay, वो वाला क्वेश्चन थोड़ा। चलिए अभी डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमने एक टॉपिक देखा, डॉट प्रोडक्ट क्या है, उसमें से थोड़ी बहुत चीजें। नाउ एक लास्ट टॉपिक है फॉर एक्सरसाइज 10.3। लास्ट वैसे बोल नहीं सकते, थोड़ा कुछ होगा अभी,
प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन लाइन, कोई भी वेक्टर को एक लाइन पर प्रोजेक्ट करना है, मतलब वो लाइन पर लाना है। ओके, तो टेक्स्ट बुक होगी आपके पास तो आप देख लोगे, मैं तो एक ही एग्जांपल यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। कोई एक वेक्टर है, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए है, ये वाला बी है, एक वेक्टर हुआ एपी जिसको हम स्मॉल ए बोलते हैं, यहाँ पर बीच में कोई ना कोई एंगल होगा थीटा। तो ये वाला वेक्टर, ये लाइन है, मान लो वो लाइन का एल लिखा हमने, तो ए वाले वेक्टर को ए लाइन पर प्रोजेक्ट करवाना हो, ओके, तो ये वाली ये थियरी है। अभी जो बीच में एंगल है वो अभी मैंने जो लिखा है वो बिटवीन 0 to 90 है, बाद में ये वाला वेक्टर मैं यहाँ पर ले लूं तो वो बिटवीन 0 to 90 to 180 हो जाएगा। वैसे ही 4 फिगर्स आपको टेक्स्ट बुक में दी है, बट उसका इतना कुछ काम है नहीं। ओके, तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, देखो नंबर 1, मतलब जो फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला प्रोजेक्शन के लिए वो समझ लेना। प्रोजेक्शन, अब ये वाला जो वेक्टर ये था, यहाँ पर एक पॉइंट में ले रहा हूं, चलो सी, तो यहाँ पर वाला वेक्टर बी, तो ए वाले वेक्टर को बी पर प्रोजेक्ट करवाना है, तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन बी, ओके, ए ऑन बी इज गिवन बाय, ओके, वो हमें फाइंड करना है, और वो फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ए डॉट बी, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट, एंड डिवाइड बाय क्या आएगा, तो जिसके ऊपर हम जा रहे हैं, किसके ऊपर जा रहे हैं, बी के ऊपर जा रहे हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड। ओके, तो जिसके ऊपर जाना हो, ए ऑन बी मतलब बी पर जाना है, तो बी नीचे ही रहेगा क्योंकि ए ऊपर है, तो बी हमें नीचे लिखना है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये याद रख लेना, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन बी, उसके लिए ये है फॉर्मूला। ठीक है, एंड देन यहाँ पर बस इतना ही अभी तो याद रखो, चलेगा। और कुछ नया है तो मैं देख लेता हूँ फटाफट और आपको बता देते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में 2-3 प्रॉपर्टीज है। ओके, चलिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 19 है, उसमें एक प्रॉपर्टी है, ओके, कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, जो हम 11th में चैप्टर नंबर 6 में ऐसा पढ़ चुके हैं, बट वो वेक्टर के लिए नहीं था, यहाँ पर वो वेक्टर के लिए। ए डॉट बी का मॉड्यूलस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए एंड मॉड्यूलस ऑफ बी। ये कैसे होता है वो हमें प्रूव करना ही है ऑलरेडी एग्जांपल नंबर 19 के अंदर, तो 19 वाला जब करेंगे तब हो जाएगा। एंड वैसे ये हुई कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ओके, इनइक्वालिटी बिकॉज बीच में लेस देन या ग्रेटर देन है इसलिए। एंड उसके बाद है ट्राइंगल इनइक्वालिटी, जो कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी के लिए बीच में डॉट आता है, और ट्राइंगल इक्वालिटी के लिए बीच में प्लस आता है, ए प्लस बी है, उसमें भी वही लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ए प्लस मॉड्यूलस बी, इसको बोला जाता है ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो ये अभी याद रख लो, एग्जांपल 19 और 20 ये इसकी थियरी है, मतलब प्रूव करने वाले, तो वहां पर हम ये करवाएंगे। तो अभी एग्जांपल है ए वाले तो, बट ये हमें याद भी रखना है, इसीलिए मैंने साथ में आपको लिखवा दिया। चलिए, तो इतनी थियरी है एक्सरसाइज 10.3 के लिए। नाउ हमें आगे एक्सरसाइज 10.3 अब देखनी है, टाइम अभी है थोड़ा बहुत, चलिए तो देख ही लेते हैं। ओके, तो सिर्फ डॉट प्रोडक्ट क्या है उसके बेस्ड वाले एग्जांपल होंगे स्टार्टिंग में। फर्स्ट है नंबर 1, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड। देखो ए का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है √3, मैग्नीट्यूड मतलब मोड, बी का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 2, एंड साथ में ए डॉट बी आपको दिया हुआ है कितना भाई, तो है √6, और हमें निकालना है एंगल। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला हमने लिखा था अभी, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड्यूलस ए मॉड्यूलस बी। सब कुछ आपको दिया हुआ है, बस रखना है। √6 है, मॉड्यूलस है मतलब √3 है, और इसके साथ 2 है।
क्या हो जाएगा, ये √3 है तो ऊपर बचेगा √2 एंड ये √2 है तो नीचे आएगा √2, तो 1/√2 cos थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2 cos के टेबल में किसकी वैल्यू है π/4। तो आपको जो थीटा लिखना होता है वो बिटवीन 0 से पाई लिखना होता है, तो वो थीटा अभी हमें मिल रहा है π/4 मतलब कि 45। समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट नंबर 2 है जिसके अंदर आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले दोनों वेक्टर का नाम ले लेना है। लेट ए इज इक्वल टू, फर्स्ट वेक्टर है i माइनस 2j प्लस 3k, i माइनस 2j प्लस 3k एंड सेकेंड वाला वेक्टर है b, वो है 3i माइनस 2j एंड प्लस करके k। चलिए तो हमें तो एंगल निकालना है, फॉर्मूला हमारे पास है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट a डॉट b। डायरेक्टली चलो फॉर्मूला ही लिखिए, डायरेक्टली फॉर्मूला cos थीटा, वैसे अलग से फाइंड करके वैल्यू यहाँ पर आप रख सकते हो, मॉड्यूलस a एंड मॉड्यूलस b, हम तो डायरेक्ट करेंगे a डॉट b, ये एंड b दोनों का आपको लेना है डॉट प्रोडक्ट। i के साथ i, ये i के साथ 1 है, इसके साथ 3, 1 इंटू 3 मतलब 3, -2 मतलब +4 मल्टीप्लीकेशन, +3 इंटू 1 मतलब +3 डिवाइड बाय मॉड्यूलस मतलब रूट, एक ए वाले के लिए रूट, i के साथ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अगेन 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 एंड k के साथ 1 का स्क्वायर 1, तो 3 + 4 7 + 3 मतलब 10 डिवाइड बाय 9 + 4 13 प्लस √14 मतलब ओनली 14, दोनों का √14 मतलब ओनली 14। तो cos थीटा इज इक्वल टू हमें मिल चुका है 5/7, तो हमें थीटा चाहिए तो वो हो जाएगा cos इनवर्स 5/7। आपको क्या फाइंड करने को बोला गया है वो देखना है, आपको एंगल निकालने के लिए बोला गया है, तो एंगल मतलब ओनली थीटा, तो आपको वो थीटा के फॉर्म में आंसर को लिखना है। कोसाइन फाइंड करो ऐसा बोल दिया हो तो आपको cos थीटा रखना होता है, अब यहाँ पर एंगल है तो हमें ऐसे रखना है। चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 एंड नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं नंबर 4 करवा देता हूँ, 3 आप खुद कर लेना या 4 खुद कर लेना, चलिए जो भी आपको करना हो। चलिए नंबर 3 में करवा देता हूँ, 4 आप खुद कर लेना। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर a, मैंने नाम दिया हुआ है लेट a इज इक्वल टू i माइनस j, i माइनस j, k नहीं है तो हम लिख सकते हैं भाई 0k एंड सेकेंड वाला वेक्टर है b, वो है यहाँ पर i प्लस j, तो i प्लस j, k नहीं दिया है तो 0k। अब दोनों में k नहीं दिया है दैट मीन्स आप k ना लिखो तो भी चलता है, दोनों में नहीं दिया है मतलब ये 2 डायमेंशनल हो चुका है, तो ये 0 वाला नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। हमें निकालना है प्रोजेक्शन, यहाँ पर है प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, तो फॉर्मूला अभी लिखा था हमने a डॉट b, और किसके ऊपर प्रोजेक्ट हो रहा है b पर, तो नीचे आएगा b का मॉड्यूलस। a डॉट b देखो 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 1 मतलब -1 एंड लास्ट में 0 इंटू 0 0 डिवाइड बाय अंडर रूट b का मॉड्यूलस, ये रहा b, 1 का स्क्वायर 1, j के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, ऊपर 0 नीचे √2 मतलब 0 ही होता है, तो cos सॉरी यहाँ पर जो आंसर मिला है वो प्रोजेक्शन है, तो आंसर मिलता है यहाँ पर 0, ठीक है ना, आंसर 1 - 1 मतलब 0, तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा 0। तो 4 नंबर वाला भी आपको होमवर्क में कर लेना है, तो होमवर्क में आपको 10.3 में 1 to 4 तक करने हैं, ऑलमोस्ट खत्म होने को है, ओके। और बाकी के जो भी है अब कितने हैं, अप टू 18, तो बाकी के कल हो जाएंगे, ओके, तो कल हो जाएगा 18 नंबर तक, तो जब एग्जाम होगी तो 10.3 तक तो होगा एग्जाम में, ठीक है। तो आज इतना हम रखते हैं, थियरी और ये एमसीक्यूज आप लिखते रहना, एमसीक्यू नहीं मतलब कि एग्जाम्पल साथ में लिखते रहना, ओके। चलिए तो मिलते हैं कल, आज का काम यहाँ पर कंप्लीट होता है।